हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक है भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत। जो भूसन्नति सिद्धांत है इसको जर्मनी के एक वैज्ञानिक है कोवर महोदय द्वारा दिया गया है। दूसरा है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसको द्वारा दिया गया है। तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा दिया गया है। इन दोनों सिद्धांत ही हिमालय की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो भूसन्नति सिद्धांत है। भूसन्नति सिद्धांत से शुरू करने से पहले हम महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया। तो महाद्वीपीय सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय सिद्धांत में वेगनर महोदय ने बताया कि जो समस्त स्थल खंड है, जो समस्त स्थल खंड है जो आज बिखरा हुआ दिखाई देता है वो पहले जुड़ा हुआ था। उसकी आकृति उन्होंने कुछ बताया कि जुड़ी हुई थी और कुछ इस तरह की आकृति उन्होंने कल्पना की। इसका उन्होंने नाम दिया पेंजिया। और ये स्थलखंड के जो चारों ओर जल का भराव जो जल क्षेत्र था इसका इन्होंने पेंथालासा नाम दिया। उन्होंने बताया कि पेंजिया का सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण विखंडन होता है और कुछ भाग विषुवत रेखा की ओर और कुछ भाग पश्चिम दिशा की ओर गतिशील हो जाते हैं। और वर्तमान स्वरूप में जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है कुछ ऐसे मिलता है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप और एशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ अंटार्कटिका। ये क्षेत्र देखने को मिलता है। तो उन्होंने इसका प्रमाण क्या दिया कि ये पहले जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले भाग से जोड़ते हो तो एकदम बिल्कुल सेट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये एकदम जुड़ जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अलग अलग भाग थे। कभी अगर दोनों को जोड़ दो तो ये कभी ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों अलग अलग भाग थे। ऐसे ये जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, जो प्राचीन प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, उसको यहाँ से जोड़ोगे तो वो भी जुड़ा हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाएंगी, वो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के पाई जाएंगी, और जो यहाँ पे जीवाश्म पाई जाएंगे वो जीवाश्म यहाँ पे पाए जाएंगे। तो यहाँ से अपने को क्या देखना है कि जो भारत था वो अफ्रीका महाद्वीप से, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हुआ। अब हम बात करते हैं भूसन्नति सिद्धांत के बारे में। कोवर महोदय ने अपने भूसन्नति सिद्धांत में बताया कि जब पृथ्वी आग का धधकता हुआ गर्म गोला थी, उसके बाद जब पृथ्वी कालांतर में धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसका स्वरूप कुछ ऐसे उच्चावच बना। यह स्वरूप बना। ये कहीं ऊंचे उठे हुए भाग दिखाई देते हैं जो पर्वत महाद्वीप हो सकते हैं, कहीं खाड़ियां दिखाई देती हैं, ये जो खाड़ी नुमा आकृति दिखाई देती है। इसी आकृति को उन्होंने भूसन्नति कहा। उसको उन्होंने क्या कहा? भूसन्नति कहा। अब हिमालय के बारे में बात करते हैं। हिमालय के बारे में क्या है? तो भारत का जो प्राचीन भारत का प्रायद्वीपीय पठार वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। ये प्राचीन भारत जो था ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। गोंडवाना लैंड। इसके ऊपर यहाँ पे था टेथिस भूसन्नति। ये जो क्षेत्र था ये था टेथिस भूसन्नति। और यहां पे था अंकारा लैंड। अंकारा लैंड।
कोवर महोदय ने बताया कि जो कुछ नदियां अंकारा लैंड में बहती थी, कुछ नदियां गोंडवाना लैंड में बहती थी। ये नदियां अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में अवसाद लेके आती थी। अवसाद के रूप में क्या हुआ करता था, बालू हुआ करती थी, चट्टानों के टुकड़े हुआ करते थे, मिट्टी लेके आती थी। तो ये अवसाद लाके अपने साथ, जो नदियां अवसाद लाती थी, अवसाद लाके टेथिस भूसन्नति में छोड़ देती थी। जब टेथिस भूसन्नति में अवसाद इकट्ठा होने लगा तो ये जब अवसाद टेथिस भूसन्नति में ऐसे जमा होने लगा, जमा होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब इसका कुछ ज्यादा दबाव, जब ये अवसाद ज्यादा होने लगा तो इसमें दबाव पड़ा। दबाव के परिणाम स्वरूप इसका अवतलन होता है। अवतलन होने के कारण इसकी गहराई बढ़ जाती है, गहराई बढ़ जाती है और कुछ ऐसे स्वरूप बन जाता है, ऐसे स्वरूप बन जाता है। और ये जो गोंडवाना लैंड है ये भी उत्तर पूर्व की ओर गतिशील है, और जो अंकारा लैंड है ये भी नीचे की ओर गतिशील है। ये दोनों आपस में भी गतिशील है और ऊपर से जो नदियां अवसाद ला रही हैं उसका भी दबाव पड़ रहा है। तो ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका जो चौड़ाई है वो और कम होती जाती है और गहराई और ज्यादा बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जो ऊपर से भी दबाव पड़ रहा हो और अगल बगल दोनों साइड से, मतलब इधर से भी दबाव पड़ रहा है, इधर से भी दबाव पड़ रहा है, ऊपर से भी दबाव पड़ रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पे वलन प्रक्रिया होती है और कुछ ऐसी आकृति बनती है, ऐसी आकृति बनती है। मान लीजिए ये पेन है और इस पेन में ये पेन है जो ये अगर अभी तो हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, अगर ये मुलायम प्लास्टिक से बना होता, इधर से हम ऊपर से भी दबाव दे रहे होते और दोनों साइड से भी दबाव दे रहे थे, यानी 3 साइड से इसमें दबाव बन रहा होता, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला भाग तो नीचे दबा रहता और ये जो साइड वाले भाग थे इनमें ऊपर उठ जाते। तो वही हुआ यहाँ पे कि जो बलन की प्रक्रिया के कारण ये गोंडवाना लैंड का कुछ भाग दोनों में आपस में क्या था, तो दोनों आपस में एक दूसरे की ओर आ रहे थे। तो यहाँ पे गोंडवाना लैंड का कुछ भाग इसका, कुछ अवसादों का, ये ऐसी आकृति का बलित के रूप में आकृति का निर्माण हुआ। तो ये जो क्षेत्र हुआ वो हुआ हिमालय पर्वत, ये हुआ तिब्बत पठार और ये हुआ किनलुन सॉन। ठीक है, तो ये कोवर महोदय ने क्या बताया कि जो गोंडवाना लैंड था और अंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड जो था वो उत्तर पूर्व की ओर ऊपर की ओर गतिशील था, अंकारा लैंड जो था वो दक्षिण पश्चिम की ओर गतिशील था, और यहाँ बीच में क्या थे, टेथिस भूसन्नति थी। तो गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड से बहने वाली नदियां अपने साथ पर्याप्त मात्रा में अवसाद लाती थी और अवसाद को लाके टेथिस भूसन्नति में गिराती थी। टेथिस भूसन्नति में जो अवसाद होते थे, इन्हीं के दबाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसमें अवतलन होता है। अवतलन के परिणाम स्वरूप इसकी गहराई बढ़ जाती है और चौड़ाई कम हो जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, यह अवसाद आता जाता है और यह प्रक्रिया दबाव इसमें बढ़ता जाता है। अब इधर से भी दबाव लग रहा है, इसमें इस साइड से भी दबाव लग रहा है, इसमें इस साइड से भी, ये गोंडवाना लैंड से, मान लीजिए यहाँ पे गोंडवाना लैंड से भी दबाव लग रहा है और इधर अंकारा लैंड से भी दबाव लग रहा है और ऊपर से भी दबाव लग रहा है। दोनों क्षेत्रों में दबाव लगने के परिणाम स्वरूप एक आकृति का निर्माण होती है, इनमें बलन होता है। बलन के परिणाम स्वरूप ये आकृति की निर्माण होती है, जिसमें एक क्षेत्र ये बलन के परिणाम स्वरूप ये जो आकृति होती है ये हिमालय पर्वत हुआ, बीच वाला ये जो क्षेत्र बना पठारी नुमा क्षेत्र, ये तिब्बत का पठार हुआ और ये कुनलुन पर्वत हुआ। अब हम बात करते हैं प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के बारे में। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में हैरियस महोदय ने बताया कि पृथ्वी के धरातल में 200 मीटर की गहराई पे कई प्लेटें पाई जाती है। मान लीजिए ये पृथ्वी है,
ये पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी में कुछ प्लेटें, यहाँ महाद्वीपों में भी कुछ प्लेटें पाई जाती है। महासागर वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी प्लेटें पाई जाती है, यहाँ पे भी प्लेटें पाई जाती है, यहाँ पे भी प्लेटें पाई जाती है। जो समस्त महासागर और महाद्वीपों प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। तो ये प्लेटें निरंतर गतिमान है, ये प्लेटें स्थिर नहीं है, गतिमान है। कभी कोई प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो कभी एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं, तो कभी एक दूसरे के समांतर गुजरती है, कभी एक दूसरे के समांतर गुजरती है, निरंतर गतिमान होती है। मान लीजिए दो प्लेटें हैं, एक ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई और एक ये महासागरीय प्लेट हो गई। तो जो महासागरीय प्लेट का वजन होता है महाद्वीपीय प्लेट से ज्यादा होता है। अगर ये प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो क्या होगा? तो जो महाद्वीपीय प्लेट है, जब दोनों का आपस में टकराव होगा तो महाद्वीपीय प्लेट ऊपर उठ जाएगी क्योंकि ये हल्की होती है, और महासागरीय प्लेट नीचे झुक जाएगी। कुछ ऐसी आकृति का ऐसा स्वरूप बनेगा। ये महाद्वीपीय प्लेट ये ऊपर हो गई, ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई, और ये महासागरीय प्लेट हो गई, महासागरीय प्लेट हो गई। तो महासागरीय प्लेट हमेशा ही झुकेगी और महाद्वीपीय प्लेट हमेशा ऊपर उठेगी क्योंकि ये हल्की होती है और महासागरीय प्लेट वजनी होती है। क्या होता है कि जब धरातल में हम गहराई में जाते हैं तो यहाँ पे धरातल में गहराई पे जाने पर धरातल का तापमान बढ़ता जाता है। तो ये जब महासागरीय प्लेट और ज्यादा नीचे झुक जाती है तो इसका स्वरूप बदल जाएगा और ये मैग्मा के रूप में हो जाएगी, यहाँ पिघल के मैग्मा बन जाएगी। अगर यहाँ पे इसमें दरार प्राप्त हो जाती है, अगर इसको यहाँ दरार मिल जाती है तो यहाँ से दरारी उद्भेदन हो जाता है और ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है। ठीक है, अगर ये तो ज्वालामुखी की उद्गार होने की क्रिया ये है। अगर यहाँ महाद्वीपीय प्लेट है और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, तब क्या होगा? ये भी महाद्वीपीय प्लेट, तब क्या होगा? जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी तो पहले तो अब दोनों को प्लेटों का वजन बराबर है। दो महाद्वीपीय प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो पहले तो थोड़ा सा कंपन होगा, पहले दोनों में जब टकराएंगे तो थोड़ा कंपन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? भूकंप। अब जो दोनों में टकराव की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी तो इसमें क्या हो जाता है? बलन का रूप बन जाता है। ये प्लेटें आपस में मुड़ना चालू हो जाती हैं और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की ओर गतिशील हैं तो कुछ ऐसी रूप बलन पड़ेगा और ये बलित पर्वत का निर्माण होता है। ये बना बलित पर्वत। तो अब हिमालय के सापेक्ष में बात कर लेते हैं। हिमालय के सापेक्ष में जो प्रायद्वीपीय भारत था, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन का भाग था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। और जो ऊपर वाला भाग था यूरोप और एशिया का, वो यूरेशियन प्लेट में था, यूरेशियन प्लेट। और इन दोनों के बीच में क्या था? यहाँ पे टेथिस सागर। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये इधर गतिशील थी और ये प्लेट इधर गतिशील थी। दोनों प्लेटें निरंतर एक दूसरे की ओर गतिशील थी। दोनों महाद्वीपीय प्लेटें थी। तो इन प्लेटों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमने देखा कि दो महाद्वीपीय प्लेटें जब टकराती हैं, जब दो महाद्वीपीय प्लेट, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट। जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं तो क्या होता है कि इन प्लेटों में यहाँ का जो क्षेत्र होता है इनमें बलन पड़ना चालू हो जाता है। और यहाँ पे टेथिस सागर था, बीच में इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या था? टेथिस सागर। तो इसमें जो अवसाद था, जो
जो अवसाद था, तैतीस सागर में जो अवसाद था वो, और प्लस ये प्लेटों का भाग, ये कुछ ऐसी रूप में निर्माण होता है जो बलित पर्वत कहलाता है। बलित पर्वत की आकृति होती है। तो यही यहाँ पे हुआ कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे में टकराई तो यहाँ पे तैतीस सागर में जमा अवसाद और इन दोनों का प्लेटों का भाग में कुछ फोल्ड हुआ, बलन हुआ। बलन होने के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय कैसा पर्वत है? ये बलन है, ये मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत है यानी बलित पर्वत। यह है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत।